तो आज हम बात कर रहे हैं 1937 के एक ऐसे अपहरण कांड की जिसने मतलब सिर्फ शिकागो को ही नहीं बल्कि एफबीआई को भी काफी हद तक बदल दिया। हाँ, चार्ल्स एस रॉस का मामला। वो एक रिटायर्ड ग्रीटिंग कार्ड कंपनी के अध्यक्ष थे और हमारे पास जो जानकारी है वो रॉस अपहरण एफबीआई का पीछा और न्याय नाम के एक लेख पर आधारित है। जी। कहानी शुरू होती है 25 सितंबर 1937 की शाम से। 72 साल के थे रॉस और शिकागो के पास किसी ग्रामीण सड़क पर थे ना। हाँ बिल्कुल, उनके साथ उनकी पूर्व सेक्रेटरी फ्लोरेंस फ्रीहेक भी थी। तभी दो लोगों ने बंदूक की नोक पर उन्हें रोका। हाँ। उन्होंने रॉस को अगवा कर लिया लेकिन फ्रीहेक को छोड़ दिया। हाँ, शायद इसलिए कि वो जाकर पुलिस को बता सके। ये अपहरणकर्ता थे जॉन पीटर एंडर्स, जिसका असली नाम था जॉन हेनरी सीडलैंड और दूसरा था जेम्स एटवुड ग्रे। और मकसद? जाहिर है पैसा। बिल्कुल। $50,000 की फिरौती मांगी उन्होंने। $50,000 उस जमाने के हिसाब से सोचिए, बहुत बड़ी रकम। तो परिवार ने क्या किया? परिवार ने इंतजाम किया और 8 अक्टूबर तक पैसे चुका भी दिए। उम्मीद यही थी कि रॉस अब सुरक्षित लौट आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, रॉस वापस नहीं लौटे। यहीं से मामला और गंभीर हो गया। पैसे देने के बाद भी कोई खबर नहीं। हफ्ते बीत गए। डर तो बढ़ ही गया होगा। बहुत ज्यादा। देखिए, रॉस की उम्र 72 थी, उन्हें दिल की बीमारी भी थी। तो शक हुआ कि कहीं सदमे से ही उनकी मौत न हो गई हो, या फिर अपहरणकर्ताओं ने ही उन्हें मतलब पहचान छिपाने के लिए। यही आशंका थी। एक टिप भी मिली थी शिकागो के अपार्टमेंट की, पर वो भी बेकार निकली। और क्योंकि ये मामला एक से ज्यादा राज्यों का हो गया था, मतलब अपहरण कहीं, फिरौती कहीं और। हाँ, तो ये फेडरल मामला बन गया। एफबीआई इन्वॉल्व हुई और ये एफबीआई के लिए तब शुरुआती बड़े अंतर्राज्य अपहरण केसों में से एक था। और उस वक्त एफबीआई चीफ थे जे एडगर हूवर। उनकी कोई खास रणनीति थी इसमें? हाँ, हूवर का तरीका इसमें बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने फिरौती में दिए गए नोटों के सीरियल नंबर लिए। अच्छा। और उन्हें देश भर में फैला दिया। बैंकों को, दुकानों को, रेस ट्रैक को, हर जगह कहा गया कि इन नंबरों पर नजर रखी जाए। मतलब नोटों को ट्रैक करना ही मुख्य हथियार बन गया। हाँ, ये उस वक्त की मुख्य फॉरेंसिक तकनीक थी इस केस में। राष्ट्रव्यापी खोज बना दिया इसे। और ये काम कर गया? लेकिन इसमें वक्त लगा। कई महीने बाद 14 जनवरी 1938 को कहाँ, कैसे? लॉस एंजलिस में सैंटा एनीटा रेस ट्रैक पर जॉन हेनरी सीडलैंड, यानी वो पीटर एंडर्स, पकड़ा गया। रेस ट्रैक पर क्या करते हुए? वही मार्क किए हुए नोट, उन्हीं से जुआ खेलने की कोशिश कर रहा था। अरे वाह मतलब इतनी लापरवाही। हाँ, फिर जब उसे पकड़ा गया तो पूछताछ में वो टूट गया। और उसने कबूल किया रॉस के बारे में। उसने कबूल किया और जो बताया वो बहुत दुखद था। उसने कहा कि फिरौती मिलने के कुछ ही दिन बाद, करीब 10 अक्टूबर 1937 के आसपास, हाँ, उनके बीच मतलब अपहरणकर्ताओं के बीच ही झगड़ा हुआ। और उस झगड़े में सीडलैंड ने न सिर्फ चार्ल्स रॉस को बल्कि अपने साथी जेम्स ग्रे दोनों को मार डाला था। दोनों को? अपने साथी को भी? हे भगवान, इसका मतलब रॉस की मौत तो फिरौती मिलने के बस 2 दिन बाद ही हो गई थी। हाँ, दुखद सच यही था। परिवार पैसे देकर इंतजार करता रहा, पर रॉस तो पहले ही मारे जा चुके थे। बहुत ही भयानक। तो फिर सीडलैंड का क्या हुआ? उसे शिकागो लाया गया, मुकदमा चला और मौत की सजा मिली। 14 जुलाई 1938 को उसे इलेक्ट्रिक चेयर से मृत्युदंड दे दिया गया। तो अपहरणकर्ता को तो सजा मिल गई। जी, न्याय हुआ कानूनी तौर पर। ये पूरा मामला एक हाई प्रोफाइल आदमी का अपहरण, फिरौती, दुखद अंत, लेकिन इसने एफबीआई के काम करने के तरीके पर असर डाला। निश्चित रूप से ये एफबीआई के शुरुआती बड़े अंतर्राज्यीय मामलों में से था। इसने दिखाया कि कैसे अलग अलग राज्यों में समन्वय जरूरी है। और वो नोट ट्रैकिंग वाली तकनीक, हाँ, वो फॉरेंसिक सबूत के तौर पर कितनी कारगर हो सकती है, ये साबित हुआ। इसने भविष्य के कई अपहरण मामलों की जांच का रास्ता दिखाया। और जांच का एक नया तरीका भी सामने आया। बिल्कुल, ये एफबीआई के इतिहास में अपहरण जांच के विकास में एक अहम पड़ाव था। एक बात फिर भी रह जाती है, सीडलैंड को सजा मिली, सब हुआ, लेकिन चार्ल्स रॉस का शरीर कभी नहीं मिला। हाँ, ये सच है, उनका शव कभी बरामद नहीं हुआ। तो जब कानूनी न्याय हो भी जाए लेकिन पीड़ित का कोई अंतिम निशान न मिले, ये अपराध के पीछे छूट जाने वाले खालीपन के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।